Hello students, welcome back to our channel Learn and Grow, and today we will discuss the CTET CDP previous year questions. So first question we have, although domains of development overlaps with each other in certain aspects, yet which of the following domain of development specifically attempts to study the progress of feelings about self and others? So students, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जैसे डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, कौन से डोमेन्स होते हैं हमारे? फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल डोमेन्स, हमारे 3 डोमेन्स होते हैं। तो ये डोमेन्स एक दूसरे पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बट जो हमारी फीलिंग्स होती है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स या दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते हैं, समझते हैं और उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, तो ये फीलिंग्स हमारी किस डोमेन से रिलेटेड होती हैं? ऑप्शन ए, मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में क्या आता है कि हमारे मॉरल्स कैसे हैं, जैसे हम हमेशा झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, हम अपने एल्डर्स को रेस्पेक्ट देते हैं, अपने यंगर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सो ये सब हमारा मॉरल डेवलपमेंट में आ जाता है। सेकंड, लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या आ जाता है कि हम अपनी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करते हैं, हमारी लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। सो लैंग्वेज रिलेटेड जो भी हमारी थिंग्स होती हैं वो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाती हैं। थर्ड, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा बॉडी से रिलेटेड यानी कि हमारी फिजिक से रिलेटेड, जैसे हमारा वेट, हाइट, हमारे आर्म्स, लेग्स, ये सब इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा किस में आ जाता है? फिजिकल डेवलपमेंट में। और ऑप्शन नंबर 4, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल क्या होता है? जब हम इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं या दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? इमोशनल डेवलपमेंट। वो डोमेन हमारा किस में आता है? इमोशनल में आता है। सो हमें यहाँ पे फीलिंग्स की बात बोली गई है क्वेश्चन में, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, इमोशनल डेवलपमेंट। Now next, question number 2 we have, which of the following principle of development suggests that some specific responses get combined in the later process of development to form a whole? So students, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो हमें अर्ली लाइफ यानी कि हमारी स्टार्टिंग लाइफ में जो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं वो बाद में एज ए वूल यानी कि कम्प्लीटली हमारे डेवलप होने लगते हैं। सो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, हम पहले ये समझते हैं कि हमारे जो अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं वो वूल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है? कुछ चीज़ों को अपने पूरे हाथ से ग्रास्प करना सीखता है, अपने पूरे हैंड में पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो उस थिंग को कैसे एक फिंगर से भी पकड़ना शुरू कर देता है, अपनी फिंगर्स से भी पकड़ना शुरू कर देता है। और इसी को एग्जांपल लेते हुए हम आगे क्या बढ़ सकते हैं? जैसे बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसमें वो क्या करता है? अपने हैंड के साथ साथ, अपने हैंड्स के साथ साथ अपने आइज़ को भी फोकस करता है और लेग्स को भी फोकस करता है। सो बच्चा क्या कर रहा है? अपने हाथ से लेके अपने बाकी मसल्स का यूज़ करते हुए, अपने हैंड्स, अपनी आइज़, अपने लेग्स को यूज़ करते हुए एज ए वूल यानी कि कम्प्लीटली डेवलप करता है। सो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का नियम, जिसमें बच्चा एक स्मॉल एक्सपीरियंस से अपने बड़े वूल एक्सपीरियंस को कंबाइन करता है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 we have, which of the following factor comes under the category of socio-cultural factor having an influence on डेवलपमेंट? डेवलपमेंट पे कौन सा इम्पैक्ट सोशियो कल्चरल यानी कि बच्चे के सोशल, सामाजिक इन्फ्लुएंस पे
असर डालेगा? कौन सा बच्चे के समाजीकरण में हेल्प करता है? हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 1, स्कूल क्लाइमेट, यानी कि हमारा स्कूल का क्लाइमेट, स्कूल का एनवायरनमेंट जैसा होगा वो बच्चे को सोशली इन्फ्लुएंस करेगा, बच्चे के समाजीकरण पे अपना प्रभाव डालता है। हमारा जो स्कूल का क्लाइमेट होता है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा सोशलाइजेशन, जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो हमारा मेन कहाँ से शुरू होता है? बच्चे के स्कूल से। अगर स्कूल का क्लाइमेट हमारा अच्छा नहीं होगा तो बच्चे पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? नेगेटिव। और यदि स्कूल का क्लाइमेट अच्छा होगा तो बच्चे के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2, न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स। न्यूरोलॉजिकल क्या होता है? हमारा ब्रेन से रिलेटेड, क्योंकि ब्रेन में किसकी स्टडी की जाती है? हमारी न्यूरॉन्स की। उसी के बेस पे जो न्यूरोलॉजिकल फील्ड होती है वो हमारी ब्रेन से रिलेटेड होता है, और ब्रेन हमारा किस में आ जाएगा? हमारा फिजिकल डोमेन में। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल डिस्पोजिशन। बायोलॉजिकल यानी कि जैविक, यानी कि हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे भोजन का डाइजेशन, हमारा रेस्पिरेशन, हमारा क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन सिस्टम, ये सब हमारी क्या होती है? बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं। इसका इम्पैक्ट भी हमारा किस पे होता है? हमारा बॉडी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट, 4th हो जाता है जेनेटिक मैकअप। जेनेटिक यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? हमारा जेनेटिक मैकअप कहते हैं। ये भी हमारा किससे रिलेटेड हो जाएगा? हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट से, क्योंकि फिज़िकल डेवलपमेंट में ही सबसे ज़्यादा जेनेटिक मैकअप का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, स्कूल क्लाइमेट। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव, according to Jean Piaget theories of cognitive development, a teacher should give tasks requiring dash to students in age group 7 to 11 years for working independently. स्टूडेंट्स, जीन पियाजेट ने हमारी कितनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं? 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हमारे ब्रेन या फिर संज्ञान से रिलेटेड 4 स्टेजेस दी हैं, जिसमें हमारी पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो 0 से 2 ईयर्स तक होती है। सेकेंड स्टेज होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 ईयर्स होती है। थर्ड होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 to 12, एंड फोर्थ होती है फॉर्मल ऑपरेशन, 12 से अबोव। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें थर्ड स्टेज 7 से 11 या 7 से 12 स्टेज के बारे में बोला गया है कि इस समय टीचर को बच्चे को कैसे टास्क देने चाहिए कि बच्चा उन टास्क को इंडिपेंडेंटली कर सके। हमें दिया गया है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिक यानी कि जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग हमारी 4th स्टेज अबोव 12 या अबोव 11 के ईयर्स पे आती है। हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4th स्टेज में फॉर्मल ऑपरेशनल में आता है। सेकंड हो जाता है रिवर्सिबल थिंकिंग। यस स्टूडेंट, रिवर्सिबल थिंकिंग यानी कि जैसे बच्चा अभी इसको अपने घर से स्कूल गया है, तो जब बच्चा छोटा था 5 to 6 ईयर का होता है, तब वो वापस स्कूल से घर आने का रास्ता भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसे उसकी रिवर्सिबल थिंकिंग भी याद रहने लगती है। जैसे बच्चा घर से स्कूल जाता है तो अब वह वापस स्कूल से घर भी आ सकता है, उसकी रिवर्सिबल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। इस स्टेज पे हमें रिवर्सिबल थिंकिंग से रिलेटेड टास्क देने चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2। Now next, question number 5 we have, according to Jean Piaget theory of cognitive development, at which stage do most children become capable of solving abstract problems in logical fashion? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा जीन पियाजेट की थ्योरी से है, जिसकी 4 स्टेजेस के बारे में हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें क्या बोला गया है?
एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बोला गया है। तो फर्स्ट जो सेंसरी मोटर होती है उसमें बच्चा अपनी सेंसेस जैसे कि टच, टेस्ट, स्मेल, हियर एंड साइट, आवर 5 सेंसेस जो होती हैं इनके थ्रू सीखता है। सेकंड होती है हमारी प्री ऑपरेशनल, यानी कि बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में सीखता है जो उसके सामने है। प्री ऑपरेशनल होती है जिसमें बच्चा चीज़ों को बहुत स्लाइट लेवल पर सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ यानी कि जो उसके सामने प्रेजेंट हैं उन चीज़ों के बारे में लॉजिकल थिंकिंग लगाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, जिसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यानी कि जो चीज़ें हमारे सामने प्रेजेंट नहीं हैं उनके बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे कि वो साइंस के जो लॉज होते हैं उनके बारे में सीखने लगता है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्टली प्रूव्ड हुए होते हैं। सो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव Nuri judges other actions based on the arguments that we have some duties towards society and we should obey rules for that sake. As per Lawrence Kohlberg, what stages of moral reasoning is Nuri at प्रेजेंट। सो नूरी क्या करती है कि जो रूल्स पहले से बनाए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करती है ताकि हम सोशल रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डर को मेंटेन रख सके। सो इसमें पूछा गया है कि जो नूरी है वो लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज पे है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने हमारी मॉरल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस दी हैं। 3 स्टेजेस हैं जिसमें हर एक की 2 सब स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस दी गई हैं। लेवल फर्स्ट प्री कन्वेंशनल, जिसमें क्या होता है बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए दूसरों की बातों को मानता है। लेवल 2 में क्या होता है कि जो सोशली पहले से ही रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करता है। और लेवल 3 में क्या होता है कि बच्चा ह्यूमैनिटी के हेल्प करने के लिए रूल्स को ब्रेक कर सकता है। सो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हमारी नूरी है वो सोशली जो रूल्स बनाए गए हैं उनको एज फॉलो करती है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 कन्वेंशनल लेवल। क्योंकि क्वेश्चन में नूरी जो है वो सोशली रूल्स को बनाए रखने के लिए सोसाइटी के तरफ अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए जो सोशली रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करती है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, कन्वेंशनल लेवल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया गया है। A teacher gives assignment which requires a student to get into discussion with significant others in family. As per Lev Vygotsky theory, she believes that dash plays a significant role in cognitive development of children. So student, ये क्वेश्चन हमारा किसकी थ्योरी से है, लेव वाइगोत्स्की। और वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि वे सोसाइटी और कल्चर को हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। इसीलिए टीचर क्या बिलीव करती है कि उसे क्या है, बच्चे को ऐसे टास्क देने हैं जिससे वह अपनी फैमिली, अपने अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ भी डिस्कशन कर सके। तो टीचर जो है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसका रोल प्ले कर रही है, किसको इम्पोर्टेंस दे रही है। ऑप्शन ए इमिटेशन। इमिटेशन क्या होता है, नकल करना। बच्चा नकल नहीं कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है। सो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन क्या होता है, जब बायोलॉजिकली हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो पूरे कम्प्लीटली डेवलप होने लगते हैं, यानी कि हमारा डेवलपमेंट पूरा हो जाता है। और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जनरली हमारी ग्रोथ से, यानी कि हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। सो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है हायरार्की। हायरार्की क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस को फॉलो करते चलना, और यहाँ पे कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर 4 सोशल इंट्रैक्शन। यस स्टूडेंट्स, इसमें आंसर क्या होगा हमारा, सोशल इंट्रैक्शन, क्योंकि टीचर जो है वो फैमिली मेम्बर्स के
साथ डिस्कशन के थ्रू उसका सोशली इंटरेक्ट, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराने का ट्राई कर रही है। क्योंकि जो वाइगोत्स्की मानते हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पीयर्स, ये सब हमारे सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सोशल इंटरेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है? इन अकॉर्डिंग्स टू लेव वाइगोत्स्की आइडिया ए टीचर शुड। लेव वाइगोत्स्की के बारे में हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसी के अकॉर्डिंग टीचर को क्या करना चाहिए? अवॉइड गिविंग क्यूज और हिंट टू स्टूडेंट्स इन एनी सर्कमटेंसेस। जी नहीं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे को जहाँ पर ज़रूरत हो उसे वहाँ पे हमें हिंट देना चाहिए, उसे वहाँ पे हमें क्यू देना चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2, डिस्करेज स्टूडेंट टू वर्बलाइज देयर थॉट्स वाइल वर्किंग ऑन ए प्रॉब्लम। क्या बच्चे को कभी हमें डिस्करेज करना चाहिए कि वह अपने थॉट्स को विजुअलाइज ना करे? जी नहीं, हमें बच्चे को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने थॉट्स को वर्बली यानी कि बोल कर भी बताए। ऑप्शन 3, एनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स। बच्चे में डिस्कशन और डिबेट्स को बढ़ावा देना, हाँ ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4, व्यू लर्निंग इंडिपेंडेंट टू सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या हमें बच्चे की जो लर्निंग है उसे सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इंडिपेंडेंट देखना चाहिए? नहीं, बच्चे की लर्निंग जो है वो सोशल और कल्चर, उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है उससे इंडिपेंडेंट नहीं होती है, बल्कि उसके साथ साथ होती है। क्योंकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसके सोसाइटी और उसके कल्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो उससे इंडिपेंडेंट कभी नहीं होती है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एनकरेज डिस्कशन एंड डिबेट्स अमंग स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है? As per Howard Gardner's theory, students who are good at understanding others' feelings, moods, and intentions possess higher level of dash kind of intelligence. So student, ये क्वेश्चन हमारा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से है, जिसमें हमें हार्वर्ड गार्डनर ने इंटेलिजेंस के 9 टाइप्स बताए हैं, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 टाइप होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटर क्या होता है? जब हम 2 अलग अलग पर्सन्स के मूड, इमोशंस को समझ पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, तो इंटर होता है। लेकिन इंट्रा होता है इटसेल्फ, यानी कि जब हम अपने खुद के मूड, अपने खुद की फीलिंग्स, अपने खुद के इमोशंस को समझ पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा पर्सनल। सो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बच्चा है वो दूसरे के अदर्स फीलिंग्स, मूड्स एंड इंटेंशंस को अच्छे से समझ पा रहा है। सो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट our last question number 10 we have, as per Lev Vygotsky idea, which of the following statement characterize the correct relation between language and thoughts? जो लेव वाइगोत्स्की थ्योरी है उसमें लैंग्वेज और थॉट में करेक्ट रिलेशन क्या है, हमें ये क्वेश्चन में बताना है। लैंग्वेज हैज़ नो रोल इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ थॉट्स। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम अपने थॉट्स को खुद से रेगुलेट करते हैं, जैसे हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और हम अपने थॉट्स को रेगुलेट करते हुए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, अपने ही थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं, उनको इम्प्रूव करते रहते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं हम? सेल्फ रेगुलेशन। सो लैंग्वेज में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने थॉट्स को डेवलप कर पाते हैं, उन्हें बता पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इसमें लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ डायरेक्टेड टॉक ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स देयर ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा जो खुद से बातें करता है उसे ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। नहीं, ईगोसेंट्रिज्म किसने बोला है? बच्चे को खुद की टॉक से
जीन पियाजे ने। लेकिन जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं कि बच्चा जो अपने आप से बात करता है उसे ईगोसेंट्रिज्म नहीं कहते, बच्चा जो है वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करता है, उससे उसे बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेट किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3, इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स एज इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग। सो जो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, अपने थॉट्स को डेवलप कर रहा है, उसे उन्होंने नाम क्या दिया है, इनर स्पीच। और ये इनर स्पीच जो है वो बच्चे के इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग, यानी कि बच्चा जो वर्बली बोल रहा है, अपने दिमाग में सोच रहा है, उसकी प्लानिंग करता है, उसका वर्बल प्लान बनाता है, बोल बोल के क्या कर रहा है, प्लान। जैसे कोई एक बच्ची है तो वो आज सुबह सुबह अपने सारे काम करती है और बोलती है कि आज मुझे स्कूल में अपनी कॉपी चेक करानी है, मुझे ये कॉपी लाइब्रेरी में जमा करानी है, मुझे अपनी फ्रेंड की कॉपी लौटानी है, टीचर से बुक चेक करानी है। तो वो पूरे दिन का अपना वर्बली प्लान बना रही है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4, वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स हिंडर्स चिल्ड्रंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कि बच्चा जो बोल बोल के अपने थॉट्स को डेवलप कर रहा है वो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में हिंडर यानी कि बाधा बनते हैं। नहीं, वो बाधा नहीं बनते बल्कि उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इनर स्पीच ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट्स एन इंटरनल प्लान ऑफ वर्बल थिंकिंग। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, उनका एक्सप्लेनेशन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।